Good morning, students. My name is Mohammed Siddiqui, and from today I will be teaching you physics for class 12. So let's get started. Basically, आपको पूरे 11th और 12th में फोर्सेस के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फोर्सेस की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में। जैसे कि हम 11th की बात कर रहे हैं, तो आपको उसमें जनरली 90% फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स के पढ़ाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? मान लीजिए उसको बॉडीज को भी कॉन्टैक्ट में रखा तब उसको फोर्स लगेगी। जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे, जब एक सरफेस पे एक बॉडी को हम रख देते हैं तो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कई फोर्सेस आपको पढ़ाए जाते हैं। फ्रिक्शन पढ़ाया जाता है, बायोलेंसी पढ़ाई जाती है, थ्रस्ट पढ़ाया जाता है, इम्पल्स पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रेशर पढ़ाया जाता है, साइड वॉल फोर्सेस पढ़ाई जाती है, वाटर वॉल फोर्सेस पढ़ाई जाती है। बेसिकली वाटर वॉल तो कॉन्टैक्ट, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में लिए जाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में 11th में आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा ग्रेविटी, और जो अपनी तरफ बाकी बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, इसको ग्रेविटी बोलते हैं। और ग्रेविटी आपको 11th में पढ़ाया जाता है। तो ये 10% फोर्स है जो कॉन्टैक्ट फोर्स का लेते हैं। आपको 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स टेक्निक कराया। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी बोला, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोला, जिनमें फोर्सेस भी आ गए, एप्लीकेशंस भी आ गए, फील्ड भी आ गई, कई चीज़ें आ गई। पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के ऊपर होगा। जैसे कि पहला चैप्टर अगर आप देखें तो आप फिजिक्स में शायद कूलम्ब्स लॉ होगा, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थर्ड चैप्टर गॉस थ्योरम होगा, फोर्थ चैप्टर कैपेसिटर होगा। तो हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में मेरी पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी है वो यूनिट वाइज है, ना कि चैप्टर वाइज। सो मैं उसको यूनिट वाइज ही मेरे रखता हूँ। मेरी आपको उसमें पहली यूनिट आपको पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली यूनिट आपको पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है जब एक सिस्टम में चार्ज की वेलोसिटी जीरो हो जाए। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक सिस्टम, उसमें चार्जेस रेस्ट करते हैं, एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है। तो इनकी जो फोर्सेस होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, उनके नेचर होंगे, हम उनका यूज़ कहाँ लेंगे, उनके लिए जो फोर्स फील्ड्स होंगी, उसकी पूरी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने वाले हैं। इसके बाद आपकी यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम तब स्टडी करते हैं जब आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम जब एक चार्ज को कंडक्टर में फ्लो करा देते हैं तो जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो चार्ज इस एंड से इस एंड तक फ्लो करने लगता है, और जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो हम उसको करंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन के एक पॉइंट आपने देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिखा होगा। When the charges flow with the constant velocity in any conductor, then it constitutes current. Exact definition है। So ये बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जब कांस्टेंट होगी तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, जिसको हमने टेक्निक पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यूनिट 3 आपका मैग्नेटिक फोर्सेस से डील करता है, या शॉर्ट में फिर मैग्नेटिज्म, जिससे आप बहुत से बच्चों को ये लगता है कि बहुत टिपिकल टॉपिक है, हालांकि टिपिकल नहीं है। सबसे छोटा टॉपिक अगर मैं देखूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म ही है। तो मैग्नेटिज्म बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है। ये हम कब स्टडी करते हैं? जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज कांस्टेंट ना हो। मतलब क्या? क्यू चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड करते हैं। मान लीजिए चार्ज जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने उसकी रफ्तार अचानक से बढ़ा दी 20 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए जैसे चार्ज जा रहा है 10
थे तो मैंने अचानक से सिलेक्ट करा था, तो उस वक्त उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, तो वहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ूँ। फिर हम इंड्यूस फोर्सेस के बारे में पढ़ूँ। इंड्यूस फोर्सेस क्या होते हैं? एक्चुअली हाँ, इंड्यूस फोर्सेस कहना बहुत सही नहीं होगा, उसको हम एसी होगा। एसी आपने सुना होगा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का कोई पूरा चैप्टर होता है, उसमें फिर हम इंडक्टर्स पढ़ते हैं, डीज पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली किसी का स्ट्रेस पार्ट है, वेव्स। पहले इसके पहले हम यूनिट पढ़ेंगे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपको पढ़ाया जाएगा बेसिकली, वो आपका स्ट्रेच टू क्वांटम मैकेनिक्स मिल जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी बात है कि पार्टिकल्स होता है वो ड्यूल नेचर शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्यूल नेचर शो कर सकते हैं। बहुत हाई स्पीड पे अगर आप उनको भेजेंगे तो वो फिर मैटर वेव्स कंसिस्ट करने लगेंगे। तो जो मैटर वेव्स का चैप्टर है वो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। आपको बहुत बेसिक चीज़ें ही पढ़ाएंगे उसमें, बहुत ज़्यादा कुछ फिगर नहीं। फिर क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में दो पार्ट्स हैं, एक तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा रिलेटेड है और एक जो आपका है वो एंटायरली नॉन रिलेटेड है, पर उसमें हम 11th की कुछ चीज़ें ला सकते हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर जो होगा वो होगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लेंस रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये पता करेंगे। तो लेंस को जब आप मूव कराएंगे वेलोसिटी तब उसकी इमेज कितनी दूरी पे फॉर्म होगी, किस टाइम पे फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर ऑप्टिक्स में एक पार्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। जो असली ऑप्टिक्स है वो होती है वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इस आपके टूल्स टू स्टडी सकते हैं। मान लीजिए आपको मैंने लिक्विड दिया, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का ये फॉर्मूला है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे से निकाल सकते हैं, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपके कोर्स में एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, फिर भी जब मैं ये वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा एक्सपेरिमेंट्स ये कैसे जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे, इंजीनियरिंग लेवल पे जाएंगे या बीएससी करेंगे, जो भी आप करेंगे, उसमें आपको 1 से 2 साल में वो सारी चीज़ें सिखा देंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेव्स की। आजकल आप सब लोग मोबाइल चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, इंटरनेट यूज़ करते होंगे, तो इंटरनेट कैसे आ रहा है, वो कम्युनिकेशन कैसे है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, एटेन्यूएशन क्या होता है, ठीक है, हम सिग्नल्स को बढ़ाते कैसे, घटाते कैसे, अपने मोबाइल के साथ फिट कैसे करते हैं, उसका हम ब्रीफ पढ़ेंगे सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ वेव, जिसको आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। फिर एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेज में है। जिन लोगों को ECE करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें आप करंट को अपने हिसाब से फ्लो करा सकते हो। कंडक्टर को करंट आप अपने हिसाब से नहीं फ्लो करा सकते, बहुत ज़्यादा चेंज करो तो वोल्टेज चेंज करो, आप ड्रिफ्ट नहीं चेंज कर सकते, कई चीज़ें होती हैं। वो जब पढ़ाऊँगा तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। सेमीकंडक्टर्स में आप इस टाइप के डोपिंग करते हो या इस टाइप के अरेंजमेंट्स करते हो कि करंट आपके हिसाब से ही फ्लो करता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स बहुत ब्रॉड टॉपिक है, हालांकि इतना ब्रॉड में नहीं पढ़ने वाले जो आपके कोर्स में या किसी से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बता दूँगा कि आप अगर आगे जाएँ तो आगे आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में काम है। ठीक है, तो आपने वर्कफ्लो देखी। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरा काम करने का फ्लो क्या है। आपका जो यूनिट 1 है ये बहुत ही ब्रॉड यूनिट है, कुछ जगह पे इसको बस 7-8 टीचर्स को खत्म कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पहला यूनिट बहुत अच्छा समझ में आया है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सेकेंड यूनिट आपको खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको सेकेंड यूनिट सिर्फ 4 से 5 लेक्चर्स में आपको कवर हो जाएगा। मेन आपका फर्स्ट यूनिट है, आपका सिर्फ यूनिट 1 है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, ठीक है, कैपेसिटर,
बेसिकली ये आपका मेरे हिसाब से तो 9 से 8 से 9 लेक्चर्स ये चलना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 क्या है, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसमें बहुत से टॉपिक ऐसा है जो आपके कोर्स लेवल का नहीं है, तो मैं उनको स्किप करूँगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो पढ़ा लूँगा, क्योंकि ये पहले आपका डेमो में चलेगा, इसके बाद अगर आप मुझे ज्वाइन कर देंगे तब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आता। तो आपकी वो मर्जी होगी आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप उसको अच्छे से ब्रॉड लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं पढ़ा दूँगा, अगर आप उससे बेसिक लेवल जानना है तो उससे बेसिक लेवल पढ़ा दूँगा। फिर आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक्चुअली इज एलिमेंट, आपको 3 एलिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे इस साल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स। ठीक है, इनमें से कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कौन एक्टिव होते हैं, कौन पैसिव, कौन बाइलैटरल होते हैं, कौन यूनिलैटरल, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम बस इतना होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। अब भाई चार्ज को स्टोर करना तो उस पर भी हम कई चीज़ें सोच सकते हैं, हमने चार्ज स्टोर किया तो कैसे डिसिपेट करेंगे, किसी सिस्टम में लगाया तो उस सिस्टम में कितनी एनर्जी जाएगी, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें कैपेसिटर में डील करते हैं। तो आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उससे पढ़ेंगे तो रियलिटी से मैं बता रहा हूँ आपको, एक से 3 से 4 लेक्चर्स ये खत्म हो जाएगा। तो जो कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर आपको कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 30 to 40 लेक्चर्स पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चलेगा। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो वो बहुत छोटा यूनिट है। मैंने कहा अगर आपको ये अच्छा समझ में आए तो ये हम थोड़ा स्पीड से पढ़ लेंगे, स्पीड से पढ़ लेंगे तो ये 8 लेक्चर्स के बजाय 6 से 7 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट यूनिट। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है, ठीक है, एज अ डेफिनेशन बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर चार्जेस। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ, मैंने 3 पॉइंट्स बोले, स्टडी ऑफ, पहले क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस, दूसरा मैंने क्या बोला, चार्ज शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब क्या, रेस्ट पे, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्ज शुड बी एट रेस्ट। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बोले, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस dealing with the study of the charges and the field associated with the charges when the charge is at rest। मतलब जब हम चार्जेस को रेस्ट पे रखते हैं तो उनमें कौन सी फील्ड्स आती हैं, कौन सी फोर्सेस आती हैं, उनको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी। कुछ लोग बोलेंगे पार्टिकल, नहीं, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं, वो चार्ज नहीं। चार्ज इज समथिंग, चार्ज इज समथिंग विच एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल फोर्स और रेस्पॉन्ड्स to an electrical force। ठीक है, चार्ज इज समथिंग विच एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, किसी और चार्ज में किसी और सिस्टम पे वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगा रहा होगा या तो खुद इलेक्ट्रिक फोर्सेस झेल रहा होगा। ठीक है, ओके, अगली चीज हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स। एक्चुअली मटेरियल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। मटेरियल्स 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। जो मटेरियल चार्जेस के फ्लो को थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट तो करते हैं, पर जिनमें चार्जेस बहुत अच्छे से फ्लो कर सके
उन्हीं को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जिन मटेरियल्स में चार्जेस फ्लो ही ना कर सके उन्हीं को बोलते हैं इंसुलेटर्स। आपने टर्म सुनी, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते, या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर। प्लीज बी क्लियर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें हम चार्ज का फ्लो अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। ठीक है, तो कंडक्टर्स आर द मटेरियल व्हिच आर हैविंग द एफिशिएंसी टू कैरी द चार्जेस। Insulators are the material which don't have any efficiency to carry the charges or very little. In semiconductors, we will decide what will be the efficiency of the material to carry the charge. वो डिसाइड कैसे करते हैं? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आप सेमीकंडक्टर्स पढ़िएगा मेरे साथ, आपको पूरा जवाब मिलेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डोपिंग की वजह से होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। एक और मटेरियल आपको यहाँ मैं पढ़ाऊंगा जिसको मैं बोलूँगा डाइइलेक्ट्रिक। व्हाट आर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल? एक्चुअली डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, पर एक खास तरीके के इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं लेकिन बहुत खास तरीके के। इंसुलेटर्स क्या करते हैं? आपने वायर देखी कि वायर के ऊपर हम रबर लपेटते हैं। रबर से क्या होता है? रबर से सिंपली होता ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसपास फैलती नहीं है। जैसे आपने चार्जर देखा होगा या लैपटॉप का चार्जर देखा होगा, उसको मैं जब अटैच करता हूँ तो इतना बड़ा सा ब्लॉक होता है, या उसको इंसुलेटेड ही रखता हूँ इस वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना आए। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई तो हमारा जो अप्लायंस है वो एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है। तो इसी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर ना आए इसलिए इंसुलेशन यूज करते हैं। तो ये होते तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, पर ये कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो आपका सवाल, इंसुलेटर होते हैं कंडक्टिविटी कैसे शो कर सकते हैं? इंसुलेटर्स नहीं होते, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले, इंसुलेटिंग मटेरियल दैट कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंडक्टिंग इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। तीन बातें मैंने बोली। इंसुलेटिंग मटेरियल, पहली बात मैंने क्या बोली? इंसुलेटिंग मटेरियल which can transmit electric field without conducting। मतलब ये समझिए कि उसमें से आप चार्जेस पास नहीं करा सकते हैं, एक्चुअली उसमें से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी पास करा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका भी फोर्स वगैरह पर बहुत असर पड़ता है। अगली चीज पढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप स्क्रीन पॉज करें और स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लें सब कुछ एक बार। ठीक है, हम पढ़ेंगे ग्राउंडिंग, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अर्थिंग। कई बार आप क्या इलेक्ट्रिशियंस आते होंगे, आप बोलते हो अर्थिंग आ गई थी, ठीक है, इसीलिए करंट खींच रहा है। तो अर्थिंग होती है, ग्राउंडिंग अर्थिंग होती है। मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है और ये +10 चार्ज रख रहा है। मैं अगर इस कंडक्टर को अर्थ से टच करा दूँ तो इसका +10 चार्ज अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ सी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं कि अर्थ इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, पर अगर कोई चार्ज उसके पास आता है तो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है, तब भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग वही फिनोमेना है। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग की डेफिनेशन अगर बोले, इट्स अ चार्ज बॉडी व्हेन द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन द कांटेक्ट ऑफ अर्थ। चार्ज बॉडी brought in contact of earth, when a charged body is brought in the contact of the earth, excessive charges flow in earth, making body electrically neutral। ठीक है, मेकिंग बॉडी इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट, चार्ज। आपको जैसा कि मैंने बताया, चार्ज इज समथिंग व्हिच एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। सिंपल, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हम एक एक करके वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप ये नोट करें, पॉज करके स्क्रीन। ठीक है, तो चार्ज और उसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, चार्ज कितने टाइप का होता है? तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव देखें तो इनके बीच रिपल्शन हो जाता है, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स होती है, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये चार्ज का टाइप है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट या जिसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं वो क्या है? वो होती है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समझो, इस वक्त का जो सबसे छोटा चार्ज है वो या तो इलेक्ट्रॉन पे है या तो प्रोटॉन पे, जिसको हम सबसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट है वही है प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्लस माइनस मैंने इसीलिए लगाया, वो पॉजिटिव हो सकता है इन केस ऑफ प्रोटॉन्स और नेगेटिव हो सकता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बेसिक बातें करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? याद रखें, वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अच्छा, मेरे एक सवाल का आप थोड़ा जवाब दीजिए। दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो भी मैं खुद आपको बता दूंगा। एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। मान लीजिए बॉडी ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन जीरो है या प्रोटॉन जीरो है? ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ मिसकंसेप्शन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, इट्स अ मिसकंसेप्शन। इसमें है क्या कंडीशन? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, मतलब इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, और देखते हैं, मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है, ये आपकी एक बॉडी है, मैंने से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल लिए, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिए, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा? इस बॉडी पे चार्ज आएगा +5 कूलम्स का। क्लियर? मान लीजिए ये बॉडी है, मैंने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इस बॉडी पे चार्ज आएगा -4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स आप दे नहीं सकते हैं, आप दे क्या सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, या निकाल क्या सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मल एनर्जी देके या फोर्सेस देके निकालते हैं, हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना। कंडक्टर में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वही होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, एक और मेरे सवाल का आप जवाब दें। मेरा पहला सवाल तो यही खत्म हुआ, दूसरा सवाल सुनो। एक बॉडी है, ठीक, क्या उस पर 6.5 + 6.5 कूलम का चार्ज हो सकता है? ध्यान से सुनिए, कैन अ बॉडी हैव +6.5 कूलम चार्ज? ऑब्वियसली आपका आंसर भी नहीं, नॉट पॉसिबल। आप खुद सोच के देखिए, आपको बस +6.5 कूलम चार्ज चाहिए, तो आपको इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 6.5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.5 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और क्या आप इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 या 6 निकालेंगे या 7, 6.5 आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब आप 6.5 आप निकाल नहीं सकते, तो इस वजह से +6.5 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन।
ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या होता है यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा किसके, ई के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एन ई के फॉर्म में होगा, वो एन ई के फॉर्म में होगा, जहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ई वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के केस में वो नेगेटिव होगा जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, और जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो Q बराबर N इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज जस्ट सेज दैट कोई भी आप किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज लाओ वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, मतलब वो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डेसिमल नंबर्स में वो नहीं आएगा। ठीक है, किसी बॉडी पे +5 कूलम चार्ज है पॉसिबल है, +7 कूलम चार्ज है पॉसिबल है, 0 कूलम चार्ज है न्यूट्रल है, मतलब -1 कूलम चार्ज है पॉसिबल है। ठीक है, 1.5 कूलम चार्ज नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन की वजह से वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, दो टाइप के होते हैं चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, स्मॉलेस्ट यूनिट ये मास ये। ठीक है, फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपसे क्वांटाइजेशन डिस्कस कर ली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन पॉज करें और नोट करें। इनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी से पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखिए। मान लीजिए बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन है आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में मैंने 3 पॉइंट्स डिफाइन किए, ए बी सी। ए पे +2 कूलम चार्ज है, सी पे 5 कूलम चार्ज है माइनस, बी पे मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है प्लस। ठीक है, बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज कंफ्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से मैंने वहां पे क्यों लिखा है। नेट चार्ज ऑन बॉडी क्या है? +2 +3 -5 -2 कूलम। ठीक है, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, चार्ज है -2 कूलम। अच्छा, मैंने इस बॉडी के साथ कुछ तो किया मतलब इन पॉइंट्स के साथ मैंने कुछ ऐसा किया कि अब इस बॉडी पे रिजल्टेंट ए पॉइंट पर 1 कूलम हो गया, सी पॉइंट पर 7 कूलम हो गया, तो बताइए बी पॉइंट पर कितना चार्ज होना चाहिए? अगर मैंने किसी बॉडी को कुछ ऐसा किया कि ए पे 1 कूलम हो गया, बी पे 7 कूलम हो, सी पे 7 कूलम हो गया, और तो बी पे कितना होना चाहिए? ठीक है, सवाल देखिए, स्क्रीन पॉज करें, सॉल्व करें, ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर आप आगे देखें। देखिए, आप जानते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इतना इसके अंदर जितना चार्ज रहा होगा वो तो नहीं रहेगा। तो देखिए 1 + 2 -5, इस पूरी बॉडी का चार्ज बराबर किसके? 1 + 7 + x। ठीक है, ये हो गया -2 -8 बराबर x बराबर -10 कूलम, x बराबर -10 कूलम। तो आप ये कैसे बता पाएंगे बी चार्ज? आपने जो ये चार्जेस बताए हैं बी पे, ये आपने एक प्रॉपर्टी यूज करके बताया जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों ने ये टर्म बहुत जगह पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
एक कंडीशन को वर्क करता है, ठीक है। वो कंडीशन क्या पहले हम देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो अगर एक आइसोलेटेड बॉडी आइसोलेटेड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या चार्जेस एक्ट ना कर रखे, उनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड बॉडी। एक आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पर टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। बहुत सिंपल डिफरेंस, आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पर टोटल चार्ज कंजर्व ही होगा, ठीक है। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज पहले था अगर उस बॉडी को हमने थोड़ा बहुत चेंज करके वापस रख दिया तो उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। बस ध्यान दें कि वो आइसोलेटेड बॉडी होनी चाहिए। आइसोलेटेड मतलब वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज के संपर्क में ना आए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ लिया। फर्स्ट आपने पढ़ा कितने टाइप के होते हैं, सेकंड आपने क्वांटाइजेशन पढ़ लिया, तीसरा आपने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी बहुत क्वांटम मैकेनिक्स से डील करती है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मास प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल मास प्रॉपर्टी। बड़े ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि बॉल हो गई या आपका सिंपल ड्यूस की बॉल हो गई, बास्केटबॉल किसी भी टाइप की बॉल हो गई या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, आप उसको स्पीड ऑफ लाइट की इतनी स्पीड नहीं दे सकते, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं तो हम उनको स्पीड ऑफ लाइट पे आसानी से पहुंचा सकते हैं। यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, टॉपिक अभी आपको उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, अगर हम इसमें बहुत हैवी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करने लगे, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल, ठीक है, उससे कम उससे ज़्यादा या स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हो तो उसका मास वेरिएबल हो जाता है, उसका मास लिखा जाता है m/m0 √1 - v²/c², जहाँ पे m0 क्या है? m0 हम बोलते हैं रेस्ट मास, v² क्या है? वेलोसिटी। अब क्योंकि बॉडी आपने एक्सेलरेट की तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो आपका सवाल है कैसी वेलोसिटी? दो तरीके की आपको पढ़ाई जाती है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है जो हम किसी इंस्टेंट पे निकालते हैं। मान लीजिए हम निकालो वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, दैट्स एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने बोला वेलोसिटी फ्रॉम द टाइम ड्यूरेशन 1 to 10 सेकंड्स, दैट इज एन एवरेज वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी इज वेरिएबल नहीं तो सिंगल ही वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे एवरेज, ठीक है। और ये जो c² है ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस में ये जो रेस्ट मास होता है ये होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पहली जो प्रॉपर्टी बताई वो थी टाइप्स ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो थी क्वांटाइजेशन, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई वो थी कंजर्वेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी है वेरिएबल मास। अब आते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पर, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। चार्जेस इंड्यूस किए जाते हैं। इंडक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, ये इनिशियली +2 कूलम चार्ज है। मान लीजिए और स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है, अगर मैं इन दोनों स्फीयर्स को पास करूँ, सटा नहीं होगा, सटा दूंगा तब तो ये
दो कूलम चार्ज शेयर हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। सटा नहीं रहा हूँ, मैंने इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस रखी है। तो मान लीजिए आर डिस्टेंस में इस पे आगे पड़ा है, तो इधर आपका -2 कूलम चार्ज हो जाएगा और इधर आपका 2 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका -2 कूलम चार्ज और इधर आपका 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, अभी आप स्टडी सिस्टम मत कीजिए क्योंकि आगे वो आए उसकी इतनी क्लैरिटी आपको होगी। आप ये समझिए 2 कूलम प्लस अगर इधर लाए तो इधर 2 -2 कूलम एक्यूमुलेट हो गए और इधर +2 कूलम एक्यूमुलेट हो गया। इसी एक्यूमुलेशन को बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है कुछ चार्ज आ गया विदाउट ब्रिंगिंग इट इन एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। दो बातें मैंने की, टू चार्ज बॉडी, सेकेंड विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, बॉडी चार्ज भी हो जाए कॉन्टैक्ट भी ना हो, तो ऐसी चीज़ों में क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इट्स अ फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई? टाइप ऑफ चार्जेस। चार्ज कितना टाइप का। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई? क्वांटाइजेशन। तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। चौथी प्रॉपर्टी वेरिएबल मास। पांचवी प्रॉपर्टी इंडक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, वेरिएबल मास, इंडक्शन। ठीक है, आगे थोड़ा एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया था, उसको भी आप देखें, एडिटिविटी। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली क्वांटाइजेशन के वक्त ही मैंने कवर कर दी थी, पर मैं आपको बताना भूल गया। एडिटिविटी क्या होती है? मान लीजिए इस पे चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम, यहाँ पे 10 कूलम, यहाँ पे -1 कूलम। बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है? एक बॉडी है, यहाँ पे चार्ज है 5 कूलम, यहाँ पे 10 कूलम और यहाँ -1 कूलम। बॉडी पे नेट चार्ज 14 कूलम। कैसे बता पाए? अलजेब्रिकली आपने सम कर दिया। तो एडिटिव चार्ज ये बोलता है अलजेब्रिक सम of all charges anywhere in the system gives you net charge। एडिटिविटी का मतलब बस यही है कि अगर आपके सिस्टम में अलग अलग जगह पे चार्जेस दिए हुए हैं और आप उनका सम टोटल करते हैं तो आपको नेट चार्ज पता लग जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करें। यहां तक नोट करें। फिर एक और चीज आप पढ़ें, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है, मास भी होता है। तो एक बहुत ही बेसिक चीज जो बोर्ड्स में अक्सर पूछता है वो चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस पूछता है, चार्ज वर्सेस मास। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की। टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। मास हमेशा कैसा हो सकता है? किसी का मास आपने नेगेटिव में सुना है? नहीं, तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वांटाइजेशन सेकंड, चार्ज हमेशा 1 कूलम, 5 कूलम, -2 कूलम। पॉइंट में मास नहीं, पॉइंट में चार्ज नहीं होता, 2.5 कूलम नॉट पॉसिबल। क्या मास पॉइंट हो सकता है? क्या मास पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 85.5 kg, 19.1 kg,
हो सकता है ना। और अच्छे प्रिसिशन में देखा जाए तो 80.123 kg। सो मास जो आपका होता है, मान लीजिए आपका 79.86 है, तो भाई ये तो पॉइंट में आ गया। तो इसी वजह से हम बोलते हैं चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्या होता है? क्वांटाइज होता है सिस्टम में। क्वांटाइजेशन ऑफ mass is yet to be established। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, मतलब मास का क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनमें दो तरीके की फोर्स लग सकती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। मान लीजिए एक कूलम चार्ज यहाँ है, दो कूलम यहाँ है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स आएगी वो कैसी आएगी? रिपल्शन। और अगर एक कूलम यहाँ है और -2 कूलम यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की फोर्स कैसी आएगी? अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन मास जो होता है, मान लीजिए एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्सेस आएगी वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा ये चीज। G m1m2/r², दोनों के बीच की फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है G m1m2/r², where G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब अर्थ के केस में डील करते हैं तो फिर हम mg बोलते हैं कि अर्थ हमें mg से नीचे खींच रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। मतलब मास जो होते हैं, तो मास के बीच हमेशा जो फोर्सेस होगी वो अट्रैक्टिव होगी। तो लिख लें, फोर्सेस बिटवीन टू masses इज अट्रैक्टिव। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज के ऊपर पूरे टॉपिक थे। अगर आपका ये चीज़ क्लियर हो गया है तो फिर हम इसको आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज को याद रखें, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का बहुत जगह मैं रोल लाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रो 1 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज इसलिए आपको पढ़ाई जाती है ताकि जब आप क्वेश्चंस वगैरह करें तो आपको इजी रहे क्वेश्चन अटेंड करने में।